नेक्स्ट आर्टिकल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब कॉम्पटन इफ़ेक्ट में हमारे पास स्कैटरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ में कितनी काइनेटिक एनर्जी ले जाता है, उसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। और जो फोटोन हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन होता है वो अपने साथ में सारी की सारी एनर्जी नहीं ले जाता। इलेक्ट्रॉन भी कुछ एनर्जी कॉम्पटन इफेक्ट में साथ ले जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कितनी एनर्जी आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग ले जाता है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे कॉम्पटन स्कैटरिंग की डायग्राम है। यहाँ पे ये हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है और ये स्कैटर्ड फोटोन है और ये रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अपने साथ में इलेक्ट्रॉन सारी की सारी एनर्जी नहीं ले जाता, कुछ एनर्जी फोटोन के साथ आ जाती है, कुछ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले जाएगा वो कितनी ले जाएगा, वो ले जाएगा जो इंसिडेंट एनर्जी थी माइनस जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी थी। तो स्कैटर्ड इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपने साथ में ले जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी यहाँ पे ले जाता है उसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। इन द कॉम्पटन इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जितनी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की डिक्रीज होती है। तो इंसिडेंट फोटोन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाता है। लेट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है मान लो उसकी एनर्जी एच न्यू है और जो स्कैटर्ड होके हमारे पास फोटोन आता है उसकी एनर्जी मान लो हमारे पास एच न्यू डैश है। तो एनर्जी में कितना डिक्रीज होगा, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी। तो जितना डिक्रीज होगा वही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो होता है दिस डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू माइनस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी एच न्यू डैश विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगी ई एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। तो एच दोनों में यहाँ पे कॉमन आएगा तो यहाँ पे न्यू माइनस न्यू डैश बचेगा। और अगर हम न्यू भी कॉमन ले लें तो न्यू की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे न्यू डैश के पास न्यू नहीं है तो इसलिए बटे में हमें न्यू यहाँ पे करना पड़ेगा। और जैसा कि हमें पता है कि न्यू डैश सी अपॉन लैम्डा डैश होता है और न्यू हमारे पास जो है सी अपॉन लैम्डा होता है। तो अगर इस एक्सप्रेशन में न्यू डैश की जगह हम सी अपॉन लैम्डा डैश लिखें और न्यू की जगह हम सी अपॉन लैम्डा लिखें तो यहाँ पे हमारे पास ए बटा सी बटा डी बटा ई हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो उसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास जो है सी लैम्डा बटा सी लैम्डा डैश यहाँ पे बचेगा। तो सिंपली हमने न्यू डैश की जगह सी अपॉन लैम्डा डैश लिखा और न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा लिखा और उसको रीअरेंज किया जैसे कि हम ए बटा बी बटा सी बटा डी को अरेंज करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अब ऊपर भी सी है और नीचे भी सी है तो दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एच न्यू इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश हमारे पास बचेगा क्योंकि सी से सी कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम अगर एलसीएम लें यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा बाई लैम्डा डैश का तो लैम्डा डैश एलसीएम आएगा और 1 की जगह लैम्डा डैश और माइनस लैम्डा हमारे पास आएगा। तो एनर्जी हमारे पास क्या बनी एच न्यू और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हमारे पास जो डेल्टा लैम्डा होता है जिसको हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश। और
लैम्डा डैश हमारे पास लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा होता है। इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट से निकाल सकते हैं। अगर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डेल्टा लैम्डा है तो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। तो इसलिए यहाँ पे लैम्डा डैश की जगह हम लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा यहाँ पे लिख रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि जो डेल्टा लैम्डा होता है या कॉम्पटन शिफ्ट होती है वो h/m0c 1 माइनस कॉस ऑफ आई होती है। इस एक्सप्रेशन को हमने पहले भी डिराइव किया हुआ है कॉम्पटन शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन। तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम डेल्टा लैम्डा जो यहाँ पे है और यहाँ पे है, डेल्टा लैम्डा की जगह अगर हम h/m0c 1 माइनस कॉस ऑफ आई यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एच न्यू इंटू डेल्टा लैम्डा, जो कि हमारे पास h/m0c 1 माइनस कॉस ऑफ आई है डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, मतलब लैम्डा प्लस h/m0c 1 माइनस कॉस ऑफ आई। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पे बनता है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें h और h हमारे पास h² हो जाएगा और न्यू डिवाइडेड बाय m0c लैम्डा 1 माइनस कॉस ऑफ आई और 1 प्लस h/m0c लैम्डा 1 माइनस कॉस ऑफ आई। तो यहाँ पे हमने साथ में क्या किया इस एक्सप्रेशन में कि जो न्यूमरेटर है उसको भी लैम्डा से डिवाइड कर दिया और जो डिनोमिनेटर है उसको भी लैम्डा से डिवाइड कर दिया। तो लैम्डा बाई लैम्डा हमारे पास 1 होगा, लेकिन यहाँ पे h/m0c लैम्डा हमारे पास आएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी इसकी राइट हैंड साइड में हमने लैम्डा न्यूमरेटर को भी लैम्डा से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी लैम्डा से डिवाइड किया। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो लैम्डा है वो c/न्यू के बराबर होता है। तो लैम्डा अगर हम यहाँ पे c/न्यू लें तो न्यू ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे h² न्यू स्क्वायर डिवाइड बाय m0c² हमारे पास यहाँ पे बचेगा, क्योंकि बटे में यहाँ पे लैम्डा जो है c/न्यू है, न्यू ऊपर चला गया और c² यहाँ पे हमारे पास हो गया और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ आई आएगा। उसी तरह से 1 प्लस h न्यू लैम्डा हमारे पास जो है c/न्यू है, तो न्यू ऊपर चला जाएगा h न्यू डिवाइड बाय m0c इंटू c² हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ आई। ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। तो जैसा कि पहले हमने h न्यू बाई m0c² को अल्फ़ा लिया था कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, तो यहाँ पे हम h न्यू बाई m0c² को अल्फ़ा अगर लें तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे h न्यू डिवाइडेड बाय m0c², तो एक h न्यू यहाँ पे आपका रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए h न्यू यहाँ पे रह गया और बाकी जो h न्यू बाई m0c² है वो अल्फ़ा हमारे पास बन गया और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ आई है और बटे में 1 प्लस अल्फ़ा, ये पूरा अल्फ़ा है 1 माइनस कॉस ऑफ आई हमारे पास यहाँ पे बना। तो ये हमारे पास आ गई जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू h न्यू अल्फ़ा 1 माइनस कॉस ऑफ आई 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस ऑफ आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की वो स्कैटरिंग एंगल फाई पे डिपेंड करती है, क्योंकि फाई जो है स्कैटर्ड फोटोन का स्कैटरिंग एंगल है। तो इसलिए एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द स्कैटरिंग एंगल फाई। अगर हम फाई को 0 लेते हैं तो ये स्पेशल केस ही हैं इस इक्वेशन के, जो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आई हुई है। अगर हम फाई 0 लेते हैं तो उस केस में कॉस ऑफ 0 हमारे पास 1 होता है, तो इसलिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसलिए E विल बी इक्वल टू 0। तो अगर फाई 0 है तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट फोटोन आएगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटर नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अगर नहीं है तो वो सीधा ही आगे को निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे अगर हम नहीं कंसीडर करते तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोटोन पड़ ही नहीं रहा, तो इसलिए वो स्कैटर भी नहीं होगा, तो इसलिए अपने साथ में वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी नहीं ले जाएगा। तो इसलिए जब फाई इक्वल टू 0 है तो E विल बी इक्वल टू 0, दैट इज द इलेक्ट्रॉन विल नॉट रिक्वायर इफ द स्कैटरिंग फोटोन हैज़ स्कैटरिंग एंगल 0। और दूसरा केस है हमारे पास, अगर फाई हमारे पास जो π/2 होता है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में E जो है आपका cos ऑफ π/2 हमारे पास जो है 1 होता 0 होता है, तो इसलिए हमारे पास h न्यू अल्फ़ा
वन प्लस अल्फ़ा। तो अगर 5 पाई/2 है तो ये वाली इक्वेशन है ये आपकी एच न्यू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगी। और फिर तीसरा केस है कि अगर हम पाई लेते हैं तो इस इक्वेशन में अगर हम 5 पाई लें तो कॉस ऑफ पाई आपका -1 होता है, तो 1 माइनस इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 एच न्यू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू पहले लिख लिया और 2 अल्फ़ा हमने ब्रैकेट में लिख लिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फ़ा। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बनी। ये हमें बता रही है कि एनर्जी अगर 5 पाई है तो एनर्जी हमारे पास एच न्यू 2 अल्फ़ा बाई 1 प्लस 2 अल्फ़ा हमारे पास होगी। तो इसलिए जब 5 0 था एनर्जी 0 थी, तो मतलब एनर्जी मिनिमम थी। जब 5 पाई था तो एनर्जी हमारे पास एच न्यू इंटू 2 अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 अल्फ़ा हमारे पास थी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 अल्फ़ा यहाँ पे 1 प्लस 2 अल्फ़ा है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा है, तो बड़ा कौन सा होगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा। जब कोई नीचे की चीज़ बड़ी होती है और ऊपर हमारे पास छोटी होती है तो वो ये टर्म हमारे पास जो है 0 से कम यहाँ पे आती है। तो 0 से कम ये टर्म आती है तो उसका मतलब कि ई मैक्सिमम विल बी लेस देन एच न्यू, और एच न्यू है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। तो 2 जैसा कि यहाँ पे दिया है कि 2 अल्फ़ा बाई 1 प्लस 2 अल्फ़ा लेस देन 1 होता है, तो इसलिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एच न्यू से कम हमारे पास आएगी। मतलब कि इंसिडेंट फोटोन है उसके जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से कम होगी। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू है और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी एच न्यू से कम है, क्योंकि 2 अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा लेस देन 1 है, तो इसलिए ये हमारे पास ई मैक्सिमम हमारे पास जो लेस देन 1 हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ई मैक्सिमम विल बी लेस देन एच न्यू, विच मीन्स दैट एनर्जी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, दैट इज फोटोन कैन नॉट ट्रांसफर होल ऑफ द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इन कॉम्पटन इफेक्ट। इसका मतलब है ये हुआ कि फोटोन सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं देता, जो बची हुई एनर्जी है वो स्कैटर्ड फोटोन के साथ वहाँ पे जाती है। ये हमें यहाँ से पता चलता है कि जब ई फाई इक्वल टू पाई है तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से हमेशा कम होती है, इक्वल नहीं होती। मतलब जितनी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगी एच न्यू, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एच न्यू से कम ही आएगी। मतलब कि कुछ बची हुई एनर्जी वो स्कैटर्ड फोटोन के साथ यहाँ पे चली जाएगी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। तो जैसे हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया था, तो कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए भी हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो लाइट है, जो फोटोन है, वो हम एक्सरे का लेते हैं और वो मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक जिसकी एक ही वेवलेंथ होती है, मतलब कि जो जितने भी फोटोन्स एक्सरे के निकलेंगे उन सभी की एक ही सिंगल वेवलेंथ हमारे पास होगी या सिंगल फ्रिक्वेंसी हमारे पास होगी। और फोटोन को हम या एक्सरे के फोटोन्स को हम एक कार्बन ब्लॉक के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, जिसको कि हम स्कैटरर बोलते हैं। तो स्कैटरिंग जो है कार्बन ब्लॉक से होगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट एक्सरेज है। आगे हम इनको कोलीमीटर लगा के कोलीमेट करते हैं, मतलब कि सिर्फ इसी लाइन से एक्सरे आगे जाती है और बाकी यहाँ से कट ऑफ हो जाती है हमारे पास जो एक्सरे है। और आगे हमने स्कैटरर रखा होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन का एटम है। जनरली कार्बन का एटम ग्रेफाइट हम ले सकते हैं, तो ये एक तरह से ग्रेफाइट है। तो यहाँ से जो एक्सरेज है या एक्सरेज के फोटोन है वो स्कैटर होके हमारे पास यहाँ पे एक ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर लगा होता है, वहाँ पे हम इस एक्सरे के फोटोन को डिटेक्ट करते हैं।
और ये जो हमारे पास ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर होता है, इसमें जिसमें हम स्कैटर्ड फोटोन को देखते हैं उसको हम इसके ऊपर कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो आप थीटा मतलब किसी भी एंगल पे हम इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग को देख सकते हैं, या जो फोटोन है उसको हम किसी भी एंगल पे देख सकते हैं। तो हमारे पास स्कैटर्ड एक्सरेज को देखने के लिए हमने यहाँ पे ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर लिया हुआ है, लेकिन डायग्राम में यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, लेकिन हम इसको थीटा नहीं, हम इसको स्कैटरिंग एंगल फाई बोलते हैं, जिसके ऊपर की हमारे पास जो फोटोन है वो स्कैटर होके जाता है, और जो थीटा होता है वो इलेक्ट्रॉन का रिकॉइल एंगल हमारे पास होता है। तो द नॉर्मली कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व इन केस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लो एटॉमिक नंबर। तो जनरली कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए हम ऐसा मटेरियल या स्कैटरर लेते हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर हमारे पास जो कम हो, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कम हो एज़ कम्पेयर टू क्वांटम एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो जो हमने इंसिडेंट फोटोन लिया उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्कैटरर। तो आसानी के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे निकल जाएगा। द स्कैटरिंग ऑफ एक्स-रेज फोटोन कैन टेक प्लेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड देयर इंटेंसिटीज एंड वेवलेंथ कैन बी मेजर्ड बाय ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो स्कैटर्ड एक्सरे के फोटोन्स हैं, ये हमारे पास इंसिडेंट एक्सरे है, ये स्कैटर्ड एक्सरेज है। तो स्कैटर्ड एक्सरेज के फोटोन्स को हम जो है डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से, और हम जो है स्कैटर्ड फोटोन की इंटेंसिटी भी देखते हैं कितनी इंटेंसिटी है, और वेवलेंथ भी देखते हैं हमारे पास जो है कितनी वेवलेंथ है। तो मतलब अलग अलग एंगल्स पे हम एक्सरे के फोटोन्स की इंटेंसिटी और वेवलेंथ को स्टडी करते हैं। बोलता है इन ए टिपिकल एक्सपेरिमेंट के अल्फा लाइन ऑफ मोलिब्डेनम was scattered by graphite and the distribution of intensities was studied at different angles। तो हम एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम मोलिब्डेनम की के अल्फ़ा एक्सरेज लेते हैं। मतलब मोलिब्डेनम की के अल्फ़ा एक्सरे का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हम वहाँ पे लेते हैं, और उसको हम कार्बन जो कि ग्रेफाइट होता है उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में हम जो है इंटेंसिटी को स्टडी करते हैं, और जो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है उसको हम देखते हैं। अगर हम एक ग्राफ फिर बनाते हैं इंटेंसिटीज़ और वेवलेंथ के बीच में, मतलब जब हमने फाई की वैल्यू को चेंज किया अलग अलग डायरेक्शन में, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेवलेंथ हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन की होगी और अलग अलग इंटेंसिटी हमारे पास होगी। तो इसलिए अगर हम फाई 0 लें, 0 पे इंटेंसिटी और वेवलेंथ देखें, फाई 30 डिग्री लें उस पे इंटेंसिटी और वेवलेंथ देखें, फाई 45 डिग्री लें उस पे इंटेंसिटी और वेवलेंथ देखें, और फिर हम उस फाई इक्वल टू 30 पे एक ग्राफ बनाएं इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। तो देयर आर डिस्टिंक्ट इंटेंसिटी पीक्स फॉर टू वेवलेंथ्स, one of which correspond to incident radiations lambda and the other has higher value of lambda dash। तो बोलता है द पीक corresponding to lambda dash is called modified peak। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ कि कॉम्पटन इफेक्ट में दो तरह की वेवलेंथ हमारे पास होती है, एक मॉडिफाइड और दूसरी अनमॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड हम लैम्डा डैश बोलते हैं और अनमॉडिफाइड हमारे पास जो है लैम्डा होती है। तो यहाँ पे भी हमें जो इंटेंसिटी वर्सी वेवलेंथ का ग्राफ है उसमें दो पीक्स वेवलेंथ की देखने को मिलती है। तो एक पीक्स जिसकी वेवलेंथ लैम्डा होती है और दूसरी पीक्स जिसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश होती है। तो देखिए एट द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई इक्वल टू 0 देयर इज ओनली वन लाइन हैविंग सेम वेवलेंथ एट दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो जैसा हमने पहले भी देखा हुआ है कि अगर फाई हम 0 लेते हैं
मतलब कि इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन एक ही डायरेक्शन में है, तो फाई की वैल्यू वहाँ पे 0 होती है। तो अगर हम 0 लेते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वेवलेंथ आती है जो कि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ के बराबर होती है। लेकिन बोलता है कि एट द स्कैटरिंग एंगल फाई इक्वल टू 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। तो जैसे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं स्कैटर्ड फोटोन की, मतलब कि हम स्पेक्ट्रोमीटर को अलग डायरेक्शन में घुमाते हैं और वहाँ पे फोटोन को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम 45 डिग्री पे स्पेक्ट्रोमीटर को रखते हैं और वहाँ पे फोटोन को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो ग्राफ है हमारे पास, उस ग्राफ में 2 पीक्स हमारे पास आती है। वन लाइन और वन पीक हैज़ सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कॉल्ड अनमोडिफाइड लाइन, एंड द सेकेंड लाइन एम या सेकेंड पीक एम has slightly longer wavelength called lambda dash called the modified line, and magnitude of lambda dash increases as phi is increased। तो बोलते हैं कि lambda dash इंक्रीज करता है अगर हमारे पास फाई जो है इंक्रीज होता है। ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि जैसे जैसे फाई इंक्रीज होता है तो लैम्डा डैश की वैल्यू या कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू जो कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होता है वो इंक्रीज करती है। The change in wavelength delta lambda is independent of the wavelength of the incident X-ray photon and the nature of the scatter। तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो इंसिडेंट लाइट की या इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ना ही वो नेचर ऑफ स्कैटरर पे डिपेंड करती है, मतलब कि स्कैटरर हमने कौन सा लिया है। Thus the experiment verified the theoretical results obtained from Compton theory। तो जो हम कॉम्पटन थ्योरेटिकल पार्ट में हमने किया हुआ है उसको हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वे में भी यहाँ पे कर सकते हैं। हैंस पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन इज कन्फर्म। तो ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है इसमें भी पार्टिकल नेचर एक तरह से कन्फर्म होती है कि जो हमारे पास फोटोन है उसकी पार्टिकल नेचर होती है। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कॉम्पटन इफेक्ट है, ये दोनों ही इफेक्ट हमें ये बताते हैं कि लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर बिकॉज लाइट कंसिस्ट्स ऑफ फोटोन्स। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी हमने क्वांटम थ्योरी से डिस्कस किया था कि फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और जो हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है उसमें भी हमने फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन यहाँ पे लिया। तो इसलिए दोनों ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को कंफर्म करते हैं।